we are going to start BSc third year paper first unit first. Our topic is convergence to real sequence, वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण. ठीक है, ये हम पढ़ ही रहे हैं, हमारी 2 क्लासें हो चुकी है, इसकी आज हमारी 3rd क्लास है. हमारा टॉपिक आज का है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस. हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ चुके हैं. कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी अनुक्रम. अभिसारी अनुक्रम के प्रगुण पढ़ेंगे आज, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ठीक है, उसमें हमारे थ्योरम से फर्स्ट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. ठीक है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है. ठीक है, ये क्या होता है हमारा थ्योरम से कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम जो है वो परिबद्ध का मतलब ये होता है कि बाउंडेड अबोव भी होती है और बाउंडेड बिलो भी होती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, मतलब ऊपर एक्सन की वैल्यू किसी भी 2 वैल्यू के बीच में लाई करती है तो ये क्या कहलाता है, बाउंडेड कहलाता है. ठीक है, बाउंडेड अबोव और बाउंडेड बिलो है. ठीक है, इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्सन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस. हम मान के चलेंगे कि एक्सन हमारी कोई भी एक अभिसारी अनुक्रम है और एल बी इट्स लिमिट, और एल है वो उसकी कोई सीमा है. देन बाय डेफिनेशन, तो इसकी परिभाषा से क्या होगा, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन 0 सच दैट, ये हम परिभाषा लिमिट की परिभाषा में पढ़ चुके हैं ये सब. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन. हमारा जो एक्सन मॉडुलस ऑफ एक्सन माइनस एल की वैल्यू किसके, एप्सिलॉन से छोटी होगी. एप्सिलॉन से भी एक 0 से बड़ी वैल्यू है बट बहुत छोटी वैल्यू है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सन की वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेगी, वेयर ऑल ऑफ एन इज ग्रेटर देन एन 0. ठीक है, जहां पे सभी एन क्या होंगी, एक नंबर एन 0 है उससे सभी बड़े होंगे. ठीक है, अब हम लेके चलते हैं. माना कि स्मॉल के इक्वल्स टू, स्मॉल के की वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं हम, जैसे ये स्मॉल के और कैपिटल के एक तरह से क्या है, ये लोअर अपने जैसे बाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो, ये चीजें हम पढ़ी थी. ठीक है, ऊपर से परिबद्ध, नीचे से परिबद्ध, ये चीजें पढ़ी थी, उसमें हम ये स्मॉल के कैपिटल के पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हमने क्या माना है कि k इक्वल्स टू क्या, मिनिमम ऑफ एल माइनस एप्सिलॉन x1 x2 x3 xn, इसमें जो मिनिमम वैल्यू, हमको पता है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, एल माइनस एप्सिलॉन. ठीक है, और कैपिटल के को लेके चलेंगे हम मैक्सिमम ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन x1 x2 x3, जहाँ पे एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है. इसका मतलब हमारी एक्सन की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, स्मॉल के एंड कैपिटल के. इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सन जो है वो हमारी बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है. बाउंडेड अबोव भी है, बाउंडेड बिलो भी है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारी सीक्वेंस एक्सन बाउंडेड होगी, परिबद्ध होगी. ठीक है, क्योंकि इसका ऊपर से भी परिबद्ध है, ये कैपिटल के आ गया, और नीचे से भी परिबद्ध है स्मॉल के आगे. मतलब एक्सन की वैल्यू के और स्मॉल के और कैपिटल के बीच, कैपिटल के बीच में है. इसका मतलब ये ऊपर से भी परिबद्ध है और नीचे से भी परिबद्ध है. इसका मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी, वेयर ऑल ऑफ एन इज बिलोंग्स टू एन. इसका मतलब एक्सन इज बाउंडेड, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है. मतलब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके लिए हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑसिलेटरी सीक्वेंस. हम सीक्वेंस 2 तक कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पढ़ चुके थे, उसमें से एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी था जो हमने पढ़ना रह गया था हमारा. हम ये देखते हैं, अ सीक्वेंस एक्सन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट. मतलब ऑसिलेटरी सीक्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, दोलनीय अनुक्रम. एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम एक्सन जो है वह दोलनीय अनुक्रम कहलाएगा यदि वो न तो अभिसारी अनुक्रम हो न अपसारी अनुक्रम हो. न तो वो अभिसारी होना चाहिए और न अपसारी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, दोलनीय अनुक्रम. जैसे अभिसारी किसको कहते थे, जो ऊपर से भी परिबद्ध हो, नीचे से भी परिबद्ध हो, वो क्या कहलाता, अभिसारी. जो अनुक्रम ऊपर से भी परिबद्ध नहीं है, नीचे से भी परिबद्ध नहीं है, वो क्या कहलाता था, अपसारी कहलाता था. ठीक है, अब दोलनीय अनुक्रम क्या कहलाता है, दोलनीय अनुक्रम न तो अपसारी हो, न जो अभिसारी भी नहीं हो और अपसारी भी नहीं हो, वो क्या कहलाता है, हमारा दोलनीय अनुक्रम. मतलब किसी भी 2 वैल्यू के बीच में ही दोलन कर रहा हूं, या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू या तो वैल्यू, तो ये क्या कहलाता है, हमारा दोलनीय
नहीं अनुक्रम, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया -1 टू दी पावर है, जहाँ पे ऑल ऑफ n इज बिलोंग्स टू n, ठीक है। प्रत्येक n की वैल्यू नेचुरल नंबर n है, ठीक है। अब देखो, जब आप n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब इसमें ऑड नंबर रखेंगे तो वैल्यू मिलेगी -1, और इवन नंबर रखने पे वैल्यू मिलेगी हमको +1। मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, आइदर -1 और +1, आइदर -1 और +1। इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही है, या तो बीच में नहीं है, सॉरी, इसकी वैल्यू या तो -1 है या +1 है, -1 है या +1 है। मतलब ये ऑसिलेटरी है। क्या है ये, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, दोलन कर रहा है, या तो -1 या +1, -1 या +1 बस, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, और इनके बीच की भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके बीच की कोई वैल्यू हो, खाली -1 या +1, ठीक है। यही है, ठीक है। तो यही बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, इसी का कन्वर्ट उल्टी विलोम की बात है, ठीक है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम है तो वो कन्वर्जेंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखो, ये हमारी -1 +1, इसकी वैल्यू -1 और +1 है, ठीक है। तो ऊपर से तो परिबद्ध, ऊपर से तो सबसे कम वैल्यू -1 है, सबसे बड़ी वैल्यू +1 है, ठीक है। तो ये परिबद्ध तो है, परंतु ये अभिसारी नहीं है। ये क्या है, अब दोलनीय है। क्या है ये, दोलनीय है। ये हमने बता दिया यहाँ से, इससे ये भी सिद्ध कर दिया हमने कि ये क्या है, परिबद्ध है पर अभिसारी नहीं है, परिबद्ध है। ये क्या है, ये परिबद्ध है, परंतु ये अभिसारी नहीं है, ठीक है। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब हमारे सेकंड थ्योरम है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ यूनिक लिमिट। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की एक अद्वितीय सीमा होती है, मतलब एक ही सीमा होती है, ठीक है। ये हमको शो करना है। तो हम सबसे पहले लेके चलेंगे, लेट xn बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। माना xn एक अभिसारी अनुक्रम है। लेट इफ पॉसिबल xn हैज टू डिस्टिंक्ट लिमिट, l एंड l डैश, ठीक है। हमको ये लाना है कि इसकी एक ही सीमा होती है, पर हम इसको ये शो करने के लिए हम दो सीमा को लेके चलेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि माना इसकी l और l डैश दो सीमा है, तो हमारी परिभाषा के अनुसार दोनों चीजें हम लागू करेंगे, ठीक है, ठीक है। जहां l इज नॉट इक्वल टू l डैश, l और l डैश दो सीमाएं हैं, बट l इज नॉट इक्वल टू l डैश, l और l डैश दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। अब दिस इंप्लाइज k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। k इज ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश इज ग्रेटर देन k। अब k की वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है, बट बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब हमने ये बोला है कि l इज नॉट इक्वल टू l डैश, ठीक है, l इज नॉट इक्वल टू l डैश, आइदर l इज ग्रेटर देन और l डैश इज ग्रेटर देन, ठीक है। या तो l बड़ा होगा या l डैश बड़ा होगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू बड़ी होगी, एक छोटी होगी, ठीक है। पर हमने लिया है मॉडुलस। मॉडुलस लेने के बाद तो क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो मॉडुलस के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव होती ही नहीं है। तो l माइनस l डैश, l बड़ा हो या l डैश बड़ा हो, मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने क्या माना, k से बड़ी होगी, क्योंकि k बहुत छोटी वैल्यू है, 0 से बड़ी है, बट वैसे बहुत छोटी वैल्यू है। तो मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश की वैल्यू क्या होगी, k से बड़ी होगी। अब हमारी परिभाषा से क्या है, अगर l है वह xn की सीमा है, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn की वैल्यू क्या होगी, l होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, चूंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल्स टू l फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन इक्वल्स टू, हमने एप्सिलॉन की वैल्यू है क्या लेके चल रहे हैं, k/2 लेके चल रहे हैं। k/2 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। देयर एग्जिस्ट n1 इज बिलोंग्स टू n, ये सभी उसकी डेफिनेशन ही है, जो हमारी सीमा की जो डेफिनेशन है ना उसी को हम यूज कर रहे हैं। फॉर आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन इक्वल्स टू k/2 इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n1 इज बिलोंग्स टू n सच दैट मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन k/2। हम जानते हैं परिभाषा, ठीक है, क्योंकि हम एप्सिलॉन की जगह यहाँ पे हमने k/2 लेके चले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, xn की वैल्यू l माइनस k/2 और l प्लस k/2 के बीच में क्या है, xn की वैल्यू जो है हमारी वह l माइनस एप्सिलॉन्स और l प्लस एप्सिलॉन्स के बीच में होगी, क्योंकि मॉडुलस
मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एल की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन की जगह हम k/2 लेके चल रहे थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा k/2। ठीक है, तो एक्सन की वैल्यू l माइनस k/2 और l प्लस k/2 के बीच में होगी। ठीक है, अगेन फॉर आर्बिट्ररी एप्सिलॉन, आप पहले तो हमने एप्सिलॉन की जगह हम k/2 लेके चले थे, अब क्या ले रहे हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन k/2। क्या लेके चल रहे हो, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन k/2 इज ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n2 belongs to n such that modulus of xn minus l dash is less than k/2, all of n is greater than n2। ठीक है, ये हम डेफिनेशन से हमने लिख दिया। अब देखो लेट n0 इक्वल्स टू, अब हम n0 क्या लेके चल रहे हैं, n0 इक्वल्स टू लेके चल रहे हैं मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, जो हम n1 और n2 लेके चल रहे हैं ना, उनकी मैक्सिमम वैल्यू है ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेट n0 इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, देन वी हैव, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, इनमें से जो बड़ी है वो हमने n0 को लेके चला है। ठीक है, अब हम लेके चल रहे हैं, हमको ये पता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन k/2। ठीक है, मॉडुलस ऑफ xn माइनस l की वैल्यू क्या है, k/2 से छोटी है, एंड मॉडुलस ऑफ xn माइनस l डैश इज ऑल्सो लेस देन k/2। ये दोनों चीजें हम हमारी जो सीमा की परिभाषा उससे हमने लिख ली है, वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। अब यहाँ क्या लिया हमने, n0 लिया है, जो n0 क्या है, n1 और n2 से भी बड़ी वैल्यू। ठीक है, हमको पता है हम जो n0 वैल्यू लेते हैं वो हमने इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो ले ली है। ठीक है, अब देखो हम मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ xn माइनस l डैश माइनस xn माइनस l। ठीक है, तो अब अगर इसको खोलोगे xn से xn तो कैंसिल हो जाएगा, l माइनस l डैश वापस आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। ये जानते हैं हम, यही हमने यहाँ पे यूज किया है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस l डैश माइनस xn माइनस l इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ xn माइनस l डैश प्लस मॉडुलस ऑफ xn माइनस l। अब हमको पता है इसकी वैल्यू k/2 से छोटी है, इसकी वैल्यू k/2, तो यहाँ पे भी ये भी k/2 आ गया, ये भी k/2 आ गया, तो k/2 प्लस k/2 इक्वल्स टू क्या आ गया, k/2 प्लस k/2 इक्वल्स टू आ गया k, वेयर ऑल ऑफ n इज ग्रेटर देन n0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या ले, इसका मतलब क्या हुआ, l माइनस l डैश इज लेस देन k। इसको हमने ऐसे लिखा तो यहाँ से क्या आया, l माइनस l डैश, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ k आ गई ना, तो l माइनस l डैश इज लेस देन k। बट हम पहले क्या लेके चले हैं, l माइनस l डैश, मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश इज ग्रेटर देन के। वैसे भी कभी भी मॉडुलस के अंदर वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, मॉडुलस लिया है मतलब वो वैल्यू क्या होगी, प्लस ही होगी। हम यहाँ पे लेके चले हैं कि मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश इज ग्रेटर देन के बहुत छोटी वैल्यू है, उससे मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश की वैल्यू ग्रेटर देन के है, ये लेके चले हैं। और एंडिंग में हम क्या लेके आए, हम ये लेके आए कि मॉडुलस ऑफ l माइनस l डैश इज लेस देन के। अब दो कंडीशन कभी हो सकती है क्या, जैसे देखो 2 इज लेस देन 3, ठीक है, और 2 इज ग्रेटर देन 3, ये चीजें दोनों लागू हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है ना, क्योंकि 2 इज लेस देन 3 है तो 2 इज ग्रेटर देन 3 नहीं होगा, और 2 इज ग्रेटर देन 3 है तो 2 इज लेस देन 3 नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब हमारे पास दोनों कंडीशन आ रही है, ये भी है और ये भी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, l इक्वल टू l डैश, l और दोनों ये l और l डैश दोनों कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, तो हम ले आए एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस एज अ यूनिक लिमिट। हम लोड लिमिट को लेके चले, सीमाओं को लेके चले, और हमने बता दिया कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम दोनों लिमिट लेके चलते हैं तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, l इक्वल टू l डैश ही होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूफ दैट द सीक्वेंस xn, प्रूफ दैट द सीक्वेंस xn
यहाँ पे वेयर एक्स एन इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स एन इक्वल टू दे रखा है हमको 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2 इज एकदिष्ट वर्धमान मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इज क्या दे रखा है हमको, फर्स्ट दे रखा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एकदिष्ट वर्धमान ठीक है, एक तो हमको ये प्रूफ करना है। सेकंड क्या है, बाउंडेड। सेकंड क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड परिबद्ध। ठीक है, और थर्ड लाना है हमको, इसकी सीमा 2/3 है। इट्स लिमिट इज 2/3। इसकी सीमा 2/3 है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, एक्सएन को लिख दो एज इट इज। एक्सएन इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्सएन इक्वल्स टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ये हमारी सीक्वेंस है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एकदिष्ट वर्धमान कहते हैं किसे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किसे कहते हैं। जैसे हमारे सीक्वेंस है, ठीक है, x1 है, x2 है, x3 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, यदि नेक्स्ट सीक्वेंस, ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो पहले वाली सीक्वेंस से बड़ी है, यदि नेक्स्ट सीक्वेंस पहले वाली सीक्वेंस से बड़ी है तो वो क्या कहलाएगा, एकदिष्ट वर्धमान कहलाएगा। और यदि नेक्स्ट सीक्वेंस पहले वाली सीक्वेंस से छोटी है तो एकदिष्ट ह्रासमान कहलाएगा। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, x1 इज लेस देन x2, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn। ये n है और n से नेक्स्ट वाली टर्म्स क्या होगी, n प्लस 1। तो नेक्स्ट वाली टर्म्स जो है वो पहले वाली टर्म से बड़ी है, तो हमारी क्या कहलाएगी सीक्वेंस है वो एकदिष्ट वर्धमान कहलाएगी। तो हम ये प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, xn इक्वल टू ये है तो xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 क्या होगा, तो इसमें क्या करोगे, 2 को बाहर निकाल दिया, n की जगह रखो n प्लस 1 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 प्लस 2। देन sequence is convert in 2n plus 2 minus 7 upon 3n plus 3 plus 2। तो क्या हो जाएगी ये मेरी 2n माइनस 7 से 2 गए तो माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5, 2n माइनस 5 अपॉन 3n प्लस 5 ये। ठीक है, अब हम निकाल के देखो, अगर मेरी नेक्स्ट सीक्वेंस नेक्स्ट टर्म पहले वाली टर्म से बड़ी है तो उन दोनों का डिफरेंस कैसा होना चाहिए, xn। अगर जैसे मैंने ये बोला, इफ x n प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn, देन xn प्लस 1 माइनस xn इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर बड़ी में से छोटे को घटाते हैं तो वो जीरो से बड़ा नंबर ही मिलेगा। अगर छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलती है, जीरो से छोटी मिलती है। पर यदि xn प्लस 1 इज ग्रेटर देन xn है तो xn प्लस 1 माइनस xn क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना है। तो इसी को हमको शो करना है, यही हमको प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, और ये प्रूफ कर दिया तो एकदिष्ट वर्धमान आ जाएगा। ठीक है, अब यही हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये आ गया xn प्लस 1। अब हम निकालते हैं xn प्लस 1 माइनस xn। ठीक है, xn प्लस 1 क्या है, 2n
-5 अपॉन 3n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ठीक है, सॉल्व करो इसको। नीचे तो आ जाएगा 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2। ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, 3n प्लस 5 3n प्लस 2 ये एलसीएम आ गया। अब 3n प्लस 5 3n प्लस 5 तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आएगा 2n माइनस 5 इंटू 3n प्लस 2, बीच में आया माइनस। ठीक है, माइनस। अब ये क्या आएगा 3n प्लस 2 से 3n प्लस 2 कैंसिल हो गया। 3n प्लस 5 इंटू 2n माइनस 7। अब सॉल्व करो इसको। मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या है 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n। ठीक है, ये क्या गया 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n माइनस 10 माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको अभी ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। ये आ जाएगा 6n स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 21n 6n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 10n माइनस 35 अपॉन, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3n प्लस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 3n प्लस 2। ठीक है, आगे करो, इसको खोलो। 3n स्क्वायर 6n स्क्वायर प्लस 4n, ये कितना हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 15n कितना हो जाएगा माइनस 11n माइनस 10, खोलो इसको, माइनस 6n स्क्वायर प्लस 21n माइनस, इसको खोल दो, माइनस 21n में से 10n गए तो माइनस के 11n हो गया। 11 आने का माइनस से ये आ गया प्लस, प्लस 11n प्लस 35। ठीक है, अपॉन 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2। अब माइनस 6n स्क्वायर से ये 6n स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आ गया प्लस के 11n से माइनस 11n कैंसिल हो गया। 35 में से 10 गए तो कितने बचे, 35 में से 10 गए तो कितने बचे 25। 25 अपॉन 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2। दिख रहा है ना हमको, ये ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर है मतलब क्या हुआ 0 से बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या ले आए कि xn प्लस 1 इज माइनस xn is greater than 0. This implies xn plus 1 is greater than xn. शो कर दिया हमने कि xn plus 1 है वो क्या है, xn से बड़ा है। So sequence xn is क्या हो जाएगी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, एकदिष्ट वर्धमान होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। एक पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट करेंगे बाउंडेड। ये क्या है बाउंडेड। बाउंडेड होने के लिए क्या होगा, बाउंडेड अबोव निकाल दो और उसको बाउंडेड बिलो निकाल दो। ठीक है, तो हम ले आएंगे इसको, ये बाउंडेड। अब हमको लाना है परिबद्ध या बाउंडेड या बाउंडेड।
ठीक है, अब एक्स एन इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स एन इक्वल टू 2n माइनस 7/3n प्लस 2। वैल्यू रखो, x की जगह जब 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जब x की जगह 1 रखा तो ये क्या हो गया 2 माइनस 7/3 प्लस 2, 2 माइनस 7/3 प्लस 2, तो कितना मिलेगा ये हमको -5/5। इसकी वैल्यू मिली मुझे 1। ठीक है, हमारी सीक्वेंस क्या मिल रही है हमको, -1, फिर आगे का क्या रखोगे 2 रखो, तो 4 माइनस 7/6 प्लस 2, ये क्या मिलेगी मुझे -3/8। क्या मिलेगी -3/8। ठीक है, आगे 3 रखो, 3 रखा तो 9 माइनस 7, सॉरी 3 रखा तो 6 माइनस 7/3 इंटू 3, ये क्या हो गया 9, 9 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा -1/11। इसकी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू -1 है, उसके बाद वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है बाउंडेड बिलो हो गया। ठीक है, इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, छोटी लिमिट क्या होगी -1। ठीक है, बाउंडेड बिलो है छोटी, इसका मतलब ये हो गया कि -1 इज लेस देन xn। क्या हो गया, -1 इज लेस देन xn। ठीक है, -1 इज लेस देन इक्वल टू xn, मतलब इसकी -1 से इधर कोई वैल्यू है क्या, नहीं है ना, सबसे छोटी वैल्यू माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया -1 इज लेस देन इक्वल टू xn आ गया। अब हमको ये लाना है कि इधर भी हमारी कोई वैल्यू है, तो xn की वैल्यू दो वैल्यू के बीच में है, तो ये क्या हो जाएगा बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, दोनों चीजें ले आए तो ये परिबद्ध हो जाएगा। अब ये तो ले आए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम xn इक्वल टू 2n माइनस 7/3n प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 9n प्लस 2। ठीक है, n प्लस 9, इसको क्या लिखते हैं 2n माइनस 7/3n प्लस 2 को लिख सकते हैं हम 1 माइनस n प्लस 2/3n प्लस 2। देखो इसमें एलसीएम लोगे तुम ये, ठीक है, ये आ गया 3n प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 3n प्लस 2, वापस क्या आ जाएगा -n माइनस 9, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3n में से n गया तो 2n बचा, और प्लस 2 माइनस 9 क्या हो गया -7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n माइनस 7/3n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस n प्लस 9/3n प्लस 2 लिख सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब ये कि 1 में से ये माइनस करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि xn की वैल्यू लेस देन 1 है। क्या है, xn की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ xn की वैल्यू लेस देन 1 है, तो हमने प्रूव कर दिया कि -1 इज लेस देन xn इज लेस देन 1। ठीक है, मतलब xn की वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, ये हम ले आए, इसका मतलब क्या हो गया, ये परिबद्ध हो गया। ठीक है, हम ये ले आए इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सो xn इज बाउंडेड। ठीक है, दो चीजें हम प्रूव कर चुके हैं, अब थर्ड चीज क्या हमारी, इसकी लिमिट निकालनी है, निकालते हैं इसकी लिमिट। लिमिट का फॉर्मूला लगाओ, xn इक्वल टू क्या है हमारे पास 2n माइनस 7/3n प्लस 2। लिमिट थर्ड पार्ट कर रहे हैं अपन, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2n माइनस 7/3n प्लस 2। अब जब भी हम ये पहले भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं ये चीजें, जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं
लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जब भी हो तो उसको अपॉन में n लाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसको जीरो बना दे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, n ऊपर से भी बाहर निकाल दो, नीचे से भी बाहर निकाल दो, n को ऊपर से भी बाहर निकाला, नीचे से भी बाहर निकाल दिया, ये क्या बच गया 2 माइनस 7 अपॉन n अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन n। ठीक है, n से n तो कैंसिल हो गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब रखो इसमें हमारे पास क्या आया 2 माइनस 7 अपॉन n अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन n। अब जब इनफाइनाइट करेंगे तो 7 अपॉन इनफाइनाइट 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, देन आंसर इज 2/3। तो हम क्या ले आए, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू 2/3। So our limit is 2/3। हमारी लिमिट क्या है 2/3। ओके, थैंक यू।